बच्चों, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 8 की फाइनल एग्जाम की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसके हेल्प से आप अपने फाइनल एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपना नेक्स्ट 60 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, और साथ में मैं आपको रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सीरियसली फॉलो करोगे तो अपने फाइनल एग्जाम्स में टॉपर जरूर बन सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्स फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, मतलब नेक्स्ट 60 डेज में आपको क्या क्या चीजें करनी है, किस पर आपका फोकस होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स और उसकी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक मंथली प्लान बताऊंगी कि आपको किस मंथ में क्या पढ़ना है। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक डेली स्टडी रूटीन दूंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अपने पूरे दिन में कितने घंटे आपको पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए। एंड उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में मैं आपको कुछ स्मार्ट स्टडी हैबिट्स बताऊंगी, जिसके हेल्प से आप जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और उसे लंबे टाइम तक याद भी रख पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, गोल्स फॉर नेक्स्ट 60 डेज। तो बच्चों 60 डेज मतलब 2 महीने बाद आपके फाइनल एग्जाम से। तो अगर आपको अपने फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल है वो है आपको अपना पूरा सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करना है। उसके बाद उस सिलेबस को आपको रिवाइज भी करनी है एंड उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो इन दोनों चीजों को जल्दी करने के लिए आपको कुछ स्मार्ट स्टडी हैबिट्स भी डेवलप करने पड़ेंगे। तो अगर आपने ये 3 चीज इन टाइम में कर लिया तो आपको एग्जाम मतलब 2 महीने बाद एग्जाम के लिए फुली रेडी एंड कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जो सब्जेक्ट एंड सिलेबस कंसिडर किया है वो नए सिलेबस नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसमें आपके इंग्लिश में 5 चैप्टर्स हैं, साइंस में 13 चैप्टर्स हैं, मैथ्स में 7 चैप्टर्स हैं, सोशल साइंस में 7 चैप्टर्स हैं, हिंदी में 10 चैप्टर्स है एंड संस्कृत में 16 चैप्टर्स है। जो टोटल आपके 58 चैप्टर्स है फॉर द फाइनल एग्जाम, राइट। बट यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनके फाइनल एग्जाम में पूरा सिलेबस नहीं आएगा, सिर्फ हाफ ईयरली के बाद वाले पोर्शंस आएंगे। तो वैसे बच्चों के लिए भी यही स्ट्रैटेजी है, आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। बस आपके नंबर ऑफ टोटल चैप्टर्स थोड़े अलग हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ओके। फिर हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको अपना सिलेबस एनालाइज करना है। तो बच्चों सिलेबस को एनालाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि कहाँ पर आपको अपना टाइम डेडिकेट करना है। तो इसके लिए आप सबको एक टास्क करनी है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 लिस्ट बनानी है, ठीक है। लिस्ट 1 में आपको कंप्लीटेड चैप्टर्स लिखनी है। ये वो चैप्टर्स है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ओके। और आपको एक दूसरी लिस्ट बनानी है पेंडिंग चैप्टर्स की। इसमें आपको वो चैप्टर्स लिखने हैं जो आपको नहीं आते हैं और वो चैप्टर्स जो आपके स्कूल में अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ओके। तो मैं आपको एक सैंपल लिस्ट बनाकर दिखाती हूँ। तो साइंस एग्जाम के लिए ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर कंप्लीटेड चैप्टर्स में ये सारे चैप्टर्स के लिस्ट बनाए हैं। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, और पेंडिंग चैप्टर्स में मैंने इन चैप्टर्स की लिस्ट लिखी है, मतलब इन चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जो मुझे नहीं आते हैं या फिर स्कूल में कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए ये लिस्ट बनानी है। इससे क्या होगा, इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कितना पोर्शन आपका हो गया है, कितना सिलेबस आपका बाकी है और कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंथली प्लान के लिए, ओके। तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 महीने बाद एग्जाम्स है, तो इस 2 महीने को आपको बहुत ही अच्छे से और स्मार्टली यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो इस स्टेज पर मतलब स्टूडेंट्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हो सकते हैं। तो एक पहला कैटेगरी जो बच्चे हाफ प्रिपेयर्ड है, मतलब वो बच्चे जिन्होंने कुछ पढ़ा है, कुछ चैप्टर्स आपके हो गए हैं, कुछ चैप्टर्स नहीं हुए हैं। और दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जो कि अभी तक कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है फाइनल एग्जाम के लिए। तो दोनों के लिए मंथ वाइज स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग है, तो अच्छे से समझो अभी, ठीक है। तो जो बच्चे हाफ प्रिपेयर्ड है, मतलब कुछ चैप्टर आपने हाफ ईयरली के लिए पढ़ा होगा, कुछ चैप्टर्स आपके हो गए होंगे, तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आपको दिसंबर के एंड तक मेक श्योर करना है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए,
ठीक है। इसके लिए आप एक 30 डेज का प्लान बना सकते हो, अपने पेंडिंग और कंप्लीटेड चैप्टर्स को अच्छे से एनालाइज करके आपको पूरा सिलेबस दिसंबर के एंड तक कंप्लीट करना है। जनवरी में आपको क्या करना है, जो सिलेबस कंप्लीट हो गया पूरा, उसको आपको एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना है। 3 बार रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कुछ भूलो नहीं, ठीक है। एंड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी फोकस करनी है। और फरवरी में जब आपका एग्जाम है, उस टाइम पे आपको रिवीजन पर फोकस करनी है और एग्जाम के लिए रेडी होना है। थोड़ा बहुत और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, नाउ अभी मैं स्ट्रैटेजी उन बच्चों के लिए बताऊंगी जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। ओके, तो बच्चों, पहली बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, सिर्फ 2 महीने बचे हैं, अभी आपको सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी चाहिए अगर आपको फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो आपके लिए क्या है मंथ वाइज स्ट्रैटेजी, तो देखो, दिसंबर में आपको ट्राई करना है कि आपको जरूर से करना है, सारे हाई वेटेज चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। हाई वेटेज चैप्टर्स का मतलब क्या है, वो चैप्टर्स जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है तो अपने टीचर से डिस्कस करो कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो उन चैप्टर्स को आपको पहले खत्म करना है। उसके बाद जनवरी के मिड तक, मतलब 15 जनवरी तक आपको बाकी के जो चैप्टर्स है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको कंप्लीट करना है, और 15 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो बाकी के दिन बचे हैं उसमें आपको रिवीजन करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो जब रिवीजन करोगे, मेक श्योर कि आप ये हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज्यादा करो, ठीक है। और फिर फरवरी में आपको फिर से रिवीजन करनी है बाकी के चैप्टर्स के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना है। बट आपकी डेडलाइन सेट करो कि 15 जनवरी तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और अभी से सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए एंड प्रिपरेशन जोरों शोरों से स्टार्ट कर लो। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे डेली स्टडी प्लान। तो बच्चों, मैंने आपको मंथली टारगेट्स दे दिया, गोल्स दे दिया, राइट, फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। बट ये सब अचीव कैसे होगा? इन सबको अचीव करने के लिए आपको हर दिन एफर्ट करना पड़ेगा। आपको हर दिन के लिए एक स्टडी प्लान बनानी पड़ेगी और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करनी पड़ेगी। तो हमारे पास, जैसे मेरे को, मतलब मुझे वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, स्कूल जाते हैं, स्कूल में इतने सारे काम मिलते हैं, फिर पढ़ाई सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो बच्चों, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, आपको अपना पूरा जो डे का शेड्यूल है उसे अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि आपके टाइम कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, कहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप अपना पूरा दिन एनालाइज करोगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप आराम से 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी। आप भी अपना नोटबुक लेके बैठो और मेरे साथ कैलकुलेट करो कि आपका टाइम कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है और आपके सेल्फ स्टडी के लिए आप कितना टाइम बचा सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप, ठीक है। आपको एक हेल्दी लाइफ के लिए, आपके ब्रेन के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है। तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। आपको 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। उसके बाद आपका स्कूल के लिए मैं 7 आवर्स डेडिकेट कर रही हूँ। उसके बाद इसमें टोटल 15 आवर्स हो गए। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड बच्चों, यस। तो यहाँ पर आपके 15 आवर्स ऑलरेडी खर्च हो गए आउट ऑफ 24 आवर्स, राइट। फिर हमारे डेली कोर्स है, मतलब जो आपको डेली के काम करने हैं, फ्रेश होना है, खाना है, पीना है, बाकी के थोड़ा खेलने के टाइम, तो इन सब में 4 घंटे चले गए। तो अभी हमारे पास कितने घंटे खत्म हो गए? 19 आवर्स। बचे कितने? 5 आवर्स। तो इन 5 आवर्स को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। अभी एग्जाम बहुत करीब है एग्जाम, तो यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करनी है, फोन पे ज्यादा रील्स नहीं देखना है। तो अपने ये 5 आवर्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है, और कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले आपको सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 1 आवर, मतलब आपको 1 आवर डेडिकेट करना है और पूरा होमवर्क इसी 1 आवर में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है स्कूल का रिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। स्कूल में जो भी पढ़ाया गया है उसे स्कूल से आने के बाद उसी दिन आपको रिवाइज करनी है, और इसके लिए भी आपको 1 आवर डेडिकेट करना है। नाउ अगर आप स्कूल में फुल्ली फोकस्ड हो, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब क्लास में फुल्ली अटेंटिव हो, तो आपको ये काम करने में कोई मतलब मुश्किल नहीं होगा। आराम से आप 1 घंटे में स्कूल में जो भी पढ़ाया गया उसे पीरियड बाय पीरियड रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी। तो अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इसके लिए आपको 2 आवर्स डेडिकेट करना है। इस सेल्फ स्टडी के जो 2 आवर्स है उसमें आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपको 2 लिस्ट बनानी है, राइट, पेंडिंग चैप्टर्स और कंप्लीटेड चैप्टर्स की। तो इस 2 घंटे में आपको कंप्लीटेड इस 2 घंटे में आपको जो पेंडिंग चैप्टर्स है, राइट, पेंडिंग चैप्टर्स की जो लिस्ट है उसमें से चैप्टर्स को सिलेक्ट करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको हर एक मतलब उन चैप्टर्स को अभी कंप्लीट करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट आपको 1 घंटा मिलेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। इसमें आपको वो चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपके कंप्लीटेड लिस्ट में से है। देखो आपने उसको पढ़ तो लिया, बट अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप भूल जाओगे एग्जाम से पहले, तो इसीलिए उसको भी अभी आपको रिवाइज करना स्टार्ट करना है। तो इस 1 घंटे को आपको उन चैप्टर्स के लिए डेडिकेट करना है, राइट। तो मैं एक बार ये 5 घंटे का ब्रेकअप फिर से समझा देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 1 घंटा आपको होमवर्क के लिए देना है, 1 घंटा आपको स्कूल के रिवीजन के लिए देना है। इसको स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए देना है। इसमें आपको पेंडिंग चैप्टर्स के लिस्ट में से चैप्टर सिलेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटा रिवीजन के लिए डेडिकेट करना है, और यहाँ पे आपको कंप्लीटेड चैप्टर में से एक चैप्टर को लेके रिवाइज करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ चैप्टर्स आप डिसाइड कर लेना। अगर आपका छोटा चैप्टर है आप 2 चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हो, आप अगर बड़ा चैप्टर है 1 चैप्टर रिवाइज करो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी मैं आपको अपना टाइम टेबल बताऊंगी जो मैं अपने स्कूल के टाइम फॉलो करती थी, और उसे फॉलो करके मैंने अच्छा स्कोर किया था। बट देखो ये टाइम टेबल मैं अपने स्कूल के जो टाइमिंग्स होती थी उसके अकॉर्डिंग बनाया था। आपके स्कूल के टाइमिंग्स अलग हो सकते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी टाइम टेबल बनानी है। बट मेक श्योर जो 5 चीजें मैंने बताई थी, राइट, जो आपको इंक्लूड करना है उसे आपको अपने टाइम टेबल में हर दिन इंक्लूड करनी ही करनी है, ठीक है। तो चलो मेरा टाइम टेबल आप देख लो, सैंपल है, उसके अकॉर्डिंग अपना बना लेना और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अगर आपको फाइनल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाती थी, ठीक है। 6 से 7 में रिवीजन करती थी। यहाँ पे मैं क्या रिवाइज करती थी, जो मेरे चैप्टर्स कंप्लीटेड लिस्ट में थे, ठीक है, उन चैप्टर्स को मैं रिवाइज करती थी, ठीक है। फिर 7 to 8 मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाती थी। 8 AM से 2 PM मेरा स्कूल होता था। 2 PM से 4 PM मैं घर आके लंच करती थी और थोड़ा नैप लेती थी। मैं ट्यूशन नहीं जाती थी तो मेरे पास टाइम था, मैं लंच और नैप कर लेती थी। फिर 4 PM to 5 PM मैं अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करती थी। यहाँ पे 1 आवर चला गया होमवर्क का, यहाँ पे सुबह भी 1 बार चला गया था रिवीजन का, ठीक है। फिर 5 to 6:30 मैं खेलने जाती थी, फ्रेश फील करके, थोड़ा अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके, मजे करके घर वापस आती थी। फिर 6:30 to 7:30 मैं स्कूल का पूरा जो भी पढ़ा उस दिन उसे जल्दी से रिवाइज कर लेती थी। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे फिर से 1 आवर चला गया, ठीक है। सेल्फ स्टडी 5 घंटे के हमने रखे थे, ऑलरेडी 3 घंटे हो गए। फिर 7:30 to 9:30 इवनिंग में जो मेरा मेन स्टडी आवर होता था उसमें मैं एक डिफिकल्ट चैप्टर उन लिस्ट में से, कौन सा लिस्ट, जो पेंडिंग लिस्ट थी, राइट, जिस चैप्टर जो पेंडिंग लिस्ट बनाई थी उसमें से चैप्टर सिलेक्ट करके मैं इस 2 घंटे में उसको खत्म करती थी, राइट। तो आप देख लो यहाँ पे 2 + 1 3 + 1 4, तो हो गया 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी, राइट। फिर 9:30 to 10:30 मैं डिनर करती थी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी, हम अपने फैमिली के साथ मिलके टीवी शोज देखते थे। फिर उसके बाद डिनर कंप्लीट करके 10:30 PM में सो जाती थी, ठीक है। 10:30 PM अगर आप सो जाओगे तो आराम से सुबह 6 बजे उठ सकते हो, बट मेक श्योर कि आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लो, उस पर कॉम्प्रोमाइज मत करो, उससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, और आगे अगर अभी आपका हेल्थ खराब होता है तो आपके और टाइम वेस्ट हो जाएंगे, राइट। तो ये मेरे टाइम टेबल है, इसको आप एज एग्जाम्पल लो, एज अ सैंपल कंसिडर करो और अपना टाइम टेबल अभी के अभी बनाओ और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं संडे टाइम टेबल। तो संडे क्योंकि हमारा पूरा दिन छुट्टी होता है, बहुत टाइम होता है, हम सोचते तो है कि बहुत सारा पढ़ाई करेंगे बट उसे हम वेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। तो मैं आपको अभी एक बैलेंस टाइम टेबल बताऊंगी कि कैसे आपको अपना संडे यूज करना है ताकि आप पढ़ाई भी कर पाओ और आप रिलैक्स चिल भी कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसे इस टाइम को डिवाइड करूंगी 3 आवर्स। 3 आवर्स आपको पूरे वीक का रिवाइज करनी है, मतलब आपने मंडे टू सैटरडे तक जो भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उन सारे चैप्टर्स को आपको रिवाइज करनी है। रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स का यूज कर सकते हो, तो रिवीजन पर फोकस करो ताकि आप उसको भूलो नहीं। नेक्स्ट 2 आवर्स में आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। देखो एग्जाम में एट द एंड आपको जाके लिखना है, राइट। आप जितना भी पढ़ाई कर लो, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसीलिए 2 आवर्स आपको डेडिकेटली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आप लिख के ट्राई करोगे कि आप आंसर्स लिख पा रहे हो कि नहीं,
ठीक है। फिर 1 आवर है बैकलॉग्स के लिए, तो ये 1 आवर मैंने आपको बफर के लिए दिया है। बफर मतलब अगर आपने वीक में कुछ चैप्टर सोचा था कि इतना कंप्लीट करना है, आपने नहीं कर पाए, तो उसको आपको इसमें कंप्लीट करना है। स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिल गया है, कोई होमवर्क असाइनमेंट जो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको आपको इस 1 आवर के टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना है। तो हमारा कितना हो गया स्टडी आवर्स, अगर देखो 3 to 5 + 1 6 आवर्स की स्टडी हो गई। बाकी 6 आवर्स आपको क्या करना है, बाकी 6 आवर्स आपको चिल करना है, ठीक है। आप मजे करो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ, मूवी देखनी है फैमिली के साथ, कुछ भी करो, मजे करो, अपने आप को रिफ्रेश करो, क्योंकि नेक्स्ट वीक स्टार्ट होने वाला है, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हो, राइट। तो इसीलिए इस 6 आवर्स को अच्छे से अपने आप को मतलब ब्रेक दो, ओके। तो संडे का प्लान हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, हर एक सब्जेक्ट को अगर आप सेम तरीके से पढ़ोगे तो आप मार्क्स नहीं लेके आ पाओगे। हर एक सब्जेक्ट यूनिक है और उसको पढ़ने का तरीका भी यूनिक है। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी, ठीक है, और आपको ये ऐसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। पहले हम बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस में आपको क्या करना है, पहले आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़नी है। स्टेप नंबर 1, देखो लाइन बाय लाइन जब आप पढ़ोगे आपको फोकस करना है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझो। साइंस को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, आपको उसके प्रिंसिपल्स डेफिनेशंस को समझना है। उसके बाद आपको 1 पेज शॉर्ट नोट बनानी है। साइंस के हर एक चैप्टर की आपको एक A4 साइज में उसकी नोट्स बनानी है। नोट्स में आपको बिल्कुल भी पूरे फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, आपको सिर्फ की वर्ड्स, डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी है, अगर आपके चैप्टर में फॉर्मूला है रिएक्शन से उनको लिखो, कुछ डायग्राम से उनको बनाओ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखनी है, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो 1 पेज में समरी नोट आ जाएगा साइंस के हर एक चैप्टर के लिए। फिर है आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स है उनको अच्छे से सॉल्व करो। एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम में, इसीलिए उसे अच्छे से सॉल्व करो। उसके बाद आप एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो इन सारे को कर मतलब ये अगर आपने कर दिया चारों स्टेप हर एक चैप्टर के लिए, उसके बाद ही वो चैप्टर को डन समझना, ठीक है। तो ये 4 स्टेप आपको हर एक चैप्टर के लिए कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी। बहुत से बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं, तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके पढ़ोगे तो आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे, सही तरीके से पढ़ोगे तो फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आपको स्टेप 1 में क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है। आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स को समझो, फॉर्मूले को समझो कि ये फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, कहाँ पे यूज हो रहा है, उसकी एप्लीकेशंस पर फोकस करो, ठीक है। ये होता है कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने का मतलब। उसके बाद आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। हर चैप्टर के लिए आपको एक फॉर्मूला शीट बनानी है। अगर आप हो सके तो उस फॉर्मूले के साथ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ एक फॉर्मूला शीट बनाओ 1 पेज में। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सरसाइज पर नहीं जाना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, उसमें समझो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ और वही फॉर्मूला क्यों यूज हुआ, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स को समझना है, खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस करनी है, ठीक है। देखो इतना कर लेने से मैथ्स नहीं होता है। मैथ्स में आपको एक और चीज करनी है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे, आपके गलत हो रहे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मार्क करके रखो और बुक में भी उन क्वेश्चंस को सर्कल बनाओ। और जब आप रिवीजन करोगे, संडे मैंने आपको टाइम दिया है रिवीजन करने के लिए, उन गलत क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो वीकनेस है वो धीरे धीरे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, और आपको समझ आए, बार बार वो गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट जिससे बहुत बच्चों को डर लगता है, सोशल साइंस, ठीक है। बच्चों देखो, सोशल साइंस लेंथी सब्जेक्ट है, उसको आपको पढ़ने में, याद रखने में डिफिकल्टी होगी, बट अगर आप उसको सही तरीके से करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो पहले आपको क्या करना है, चैप्टर को 2 बार पढ़ना है, ठीक है। 2 बार कैसे पढ़ना है, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ो आपको क्या फोकस करना है, फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ओके। कॉन्सेप्ट्स को समझो, उसके लिए आपको पढ़नी है फर्स्ट रीडिंग, ओके। सेकेंड रीडिंग जब आप करोगे, सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे, आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। आप पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है, पैराग्राफ पढ़ लो, उसको समझो, फिर अपने आप से पूछो कि एग्जामिनर यहां से क्या क्वेश्चन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप एग्जामिनर यहाँ पे पूछ सकता है कि इसका एग्जाम्पल बताओ, तो आपको वो सारी चीजें सोच के बुक के साइड में ही पेंसिल में आप क्वेश्चन फ्रेम करके लिख लो,
ठीक है। फिर आपने पूरी चैप्टर पढ़ ली, आपने क्वेश्चन फ्रेम करके उसको साइड में लिख लिया। उसके बाद आप जाओ, अपना नोटबुक निकालो और उन क्वेश्चंस को लिखो और उनके आंसर्स आपको शॉर्ट में लिखना है, फुल सेंटेंस नहीं लिखना है, सिर्फ शॉर्ट की वर्ड्स में अपने आंसर्स लिखना है। पॉइंट में बुलेट पॉइंट यूज करो, की फ्रेजेस यूज करो, पूरा सेंटेंस अवॉइड करो। अभी आपने क्वेश्चंस बना लिया, आंसर्स बना लिया, अब उसको आपको याद करना है। तो आंसर्स को पढ़ो, बुक बंद करके एक्टिव रिकॉल करो। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट ये था, ऐसे आपको रिकॉल करनी है। ठीक है, आपने रिकॉल कर लिया, जो जहां भूल रहे हो उसे चेक करो, वापस से आप समझो, फिर से रिकॉल करो। एक बार आपने याद आंसर कर लिया, एक्टिव रिकॉल कर लिया, उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसमें भी आपको पूरा सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको सिर्फ पॉइंट्स याद है कि नहीं आप लिख के ट्राई करो। और संडे को जब आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे उस टाइम आप पूरा क्वेश्चंस लिखो। ठीक है, इससे आपकी टाइम भी बचेगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी आंसर्स भी याद रहेंगे और आप उसको लंबे टाइम तक याद रख पाओगे। ओके, तो समझ गए मतलब बच्चों, सारे साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस की स्ट्रैटेजी होगी। अब हम चलते हैं लैंग्वेजेस पर। ठीक है, तो लैंग्वेजेस में आपको पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और उसकी जो स्टोरी है, ठीक है, जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें स्टोरी होती है, उस स्टोरी को आपको याद रखना है और उसके कैरेक्टर्स जो है, उनके नाम क्या है, उनके पर्सनैलिटी जो है, उनको आपको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आपको ग्रामर का जो सेक्शन है उसके लिए आपको ग्रामर के रूल समझने हैं और थोड़े एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करोगे तो ग्रामर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट होती है जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग होती है, लाइक हिंदी में आपका निबंध राइटिंग होता है, पत्र लेखन होता है, इंग्लिश में आपकी लेटर राइटिंग, एडवर्टाइज राइटिंग, ये सब चीजें होती है। तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको आपको ऑल्टरनेटिव डेज में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चों की बहुत सारे मार्क्स कटते हैं वो है स्पेलिंग्स पे। तो लिटरेचर सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट में स्पेलिंग्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आप कुछ कर रहे हो, मतलब लिख रहे हो, आपकी स्पेलिंग्स गलत हो रही है, उसको इग्नोर मत करो, उन स्पेलिंग्स को लिखो और उसे 10 बार लिख के प्रैक्टिस करो, तो आपकी सारी स्पेलिंग्स याद हो जाएगी। आप बीच बीच में डिक्टेशन टेस्ट भी कर सकते हो, तो आपकी स्पेलिंग्स इससे इंप्रूव होगी। ओके, तो हमने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लिया। अब हम लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है और हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अगर हम स्मार्टली नहीं पढ़ेंगे तो ना टाइम पर सिलेबस कंप्लीट होगा, ना रिवीजन कर पाएंगे, ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स में बताऊंगी 5, उनको फॉलो करने हैं। सो सबसे पहले है आपका फिक्स टाइम। आपको हर दिन, मैंने बोला आपको अपना डेली शेड्यूल एनालाइज करने के लिए, तो आपको हर दिन फिक्स टाइम पर पढ़ाई करनी है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है उस टाइम पर और आप उस टाइम पर ज्यादा फोकस रहते हो। तो अपने लिए आप देख लो कि किस टाइम पे आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, किस टाइम पर आपका आपका टाइम है आपको पढ़ाई करने के लिए, तो उसको एनालाइज करो और उसी टाइम पर हर दिन फॉर द नेक्स्ट जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए तब तक उसी टाइम पर आप पढ़ाई करो। ठीक है, नेक्स्ट है सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज। तो बच्चों देखो, जैसे मैंने बोला टाइम बहुत कम है, राइट? अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो आप टाइम वेस्ट कर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा 60 डेज कब खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हर दिन स्कूल से आने के बाद अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाओ। स्कूल से आने के बाद क्यों बनाना है? क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आज क्या क्या होमवर्क है, कुछ टेस्ट है, क्या नहीं, आपको सब पता चल जाएगा। तो स्कूल से आओ और एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आपको आज क्या होमवर्क कंप्लीट करनी है, क्या आपको कंप्लीटेड चैप्टर्स की कौन सी चैप्टर्स आपको रिवाइज करनी है, कौन सा चैप्टर आपको पेंडिंग चैप्टर्स में से पढ़ाई करनी है। तो इन सब की एक टू डू लिस्ट बनाओ और उसे फॉलो करो। नेक्स्ट है पोमोडोरो टेक्निक। बच्चों हमारी ब्रेन ना उसकी एक कैपेसिटी होती है। आप सोचोगे कि मैं आराम से 5 घंटे एक बार में पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ब्रेन भी आपका थक जाता है। तो इसीलिए आपको पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करनी है। आपको 25 मिनट्स फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। इस टाइम पे आप कुछ और नहीं सोचोगे, सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस पे फोकस करो। फोन को इस टाइम पर दूर रखो। फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, और इस 5 मिनट में आपको अपने ब्रेन को रिफ्रेश करना है। आप थोड़ी वॉकिंग कर सकते हो, आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, मम्मी पापा से बात कर सकते हो, राइट? थोड़ा आप एक्टिव हो जाओ। 5 मिनट का थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेके वापस से 5 मिनट के बाद पढ़ाई पर बैठ जाना है। ठीक है, ये 5 मिनट 5 घंटे में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। ओके, तो ये साइकिल आपको 3 से 4 बार रिपीट करनी है। तो आप पढ़ाई करोगे, थोड़ा ब्रेक लोगे, ब्रेन को रिचार्ज करोगे, फिर से पढ़ाई करोगे, फिर से रिचार्ज करोगे। तो ऐसे करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्टिव लर्निंग।
हम क्या करते हैं ना, हम पढ़ते जाते बट एट द एंड कुछ याद नहीं रहता है। वो इसीलिए क्योंकि हम पैसिव लर्निंग करते हैं। तो एक्टिव लर्निंग कैसे करनी है, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है, फिर आपको बुक बंद करके पहले एक्टिव रिकॉल करनी है। इससे आपको खुद से वो चीजें याद हो जाएंगी। फिर आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कॉन्सेप्ट आप अपने किसी फ्रेंड को या फिर आपके किसी सिबलिंग्स भाई बहन है उनको आप पढ़ाओ। इससे क्या होगा ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट पर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एंड देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो एक्टिव लर्निंग के लिए 3 चीजें करनी है, पहले एक्टिव रिकॉल करो, फिर किसी को पढ़ाओ एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। लास्ट जो स्मार्ट टेक्निक है वो है स्पेस रिपीटेशन। तो जो हमारी ब्रेन में जब हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, राइट, वो कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे फेड आउट होता है। बट अगर हमें लंबे टाइम तक याद रखना है, फाइनल एग्जाम तक आपको याद रखना है, तो आपको रेगुलर इंटरवल्स में उस चीज को रिपीट करनी है, रिवाइज करनी है। तो जिस दिन तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उसे एक दिन बाद मतलब कल, ठीक है, उसको आपको रिवाइज करनी है। उसके बाद आफ्टर अ गैप ऑफ 3 days आपको फिर से रिवाइज करनी है एंड देन आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days आपको फिर से रिवाइज करनी है। तो आप क्या करो, एक कैलेंडर में मार्क करो। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 साइंस का आज कंप्लीट हो गया, तो उसको कब कब आपको रिवाइज करनी है अपने कैलेंडर पे मार्क करके रखो। तो ऐसे करोगे तो आप स्पेस रिपीटेशन करोगे तो आप आराम से उसको लंबे टाइम तक याद रख पाओगे, इन एग्जाम में भी आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये 5 टेक्निक्स आप फॉलो करोगे तो अच्छे से स्मार्टली टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन भी हो जाएगा, राइट। और ये सब आपने अचीव कर लिया तो आराम से फाइनल एग्जाम में टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस कर लिया है, बट फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, डू नॉट हेजिटेट, आप प्लीज कमेंट में अपना डाउट्स कमेंट करो। आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम।